कि हमने इसको बाकी दोनों भी सर्किट्स हमने पढ़े हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर इज वेरी गुड, दैट्स व्हाई वी यूज वोल्टेज डिवाइडर बायस। जितने भी सर्किट्स हैं उसमें वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज होता है। क्यों? अपनी स्टेबिलिटी की वजह से। बाकी जो हमारे जो डीसी बायस सर्किट्स हैं, दे आर नॉट स्टेबल। अब हम इसको जरा सा ये एक दफा देख लेते हैं कि ये स्टेबल किस तरह से है। देखिए, RTH जो है वो क्या है? दैट इज R2 इन पैरेलल विद R1 और R1 इन पैरेलल विद R2। और जो VTH है दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस R2। ये इस जगह पे देखें। और हमारा प्राइम कंसर्न यहाँ पर क्या है? हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। One is VCC, the second is R1 and the third is R2। इसको हमने कन्वर्ट करना है ये 2 कंपोनेंट्स में, जो हमेशा अक्सर हमारा जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है या जो नॉर्मल हमारा सर्किट होता है उसमें क्या होता है? VBB होता है और RB होता है और फिर वो ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह के सर्किट को हम इसमें कन्वर्ट करने के लिए थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो हमने यूज किया था। अब VTH भी आ गया और RTH भी आ गया। फिर हम अगर इनपुट लूप में, इस लूप में जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? VTH इज इक्वल टू IB RTH VBE और IE RE। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इनपुट लूप की। इनपुट लूप में अब क्या करते हैं कि हम जितने भी EMFs हैं या जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको एक साइड पे कर देते हैं और जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं उनको दूसरी साइड पे रख देते हैं। अब ये IB जो है, व्हाट इज दिस IB इक्वल टू? दिस IB इज इक्वल टू IC बाय बीटा। व्हाई? बिकॉज IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। सो IB इज इक्वल टू IC बाय बीटा। और IC को हम कहते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IE। तो अगर हम इसको यहां पर रख दें IE बाय बीटा तो ये भी ठीक रहेगा। अब इसमें से हम करना क्या चाहते हैं? हम इसमें से IE की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें इस इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है इससे अगर हम IE की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा कि IE विल बी इक्वल टू VTH माइनस VBE और RE प्लस RTH बीटा DC। ठीक है? और हम कहते हैं कि IE is almost equal to IC, so even IC will have the same formula, will have the same value। अब ये वाली जो हमने एक्सरसाइज की है ये हमने किस लिए की है? ताकि हम इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकें। अब 2 कंडीशंस हैं हमारे पास। एक है VTH जो कि हमने यहाँ पर बेस पे फाइनली वोल्टेज डिवाइडर से एक्सट्रैक्ट करके VTH हमने यहाँ प्रोवाइड की, वो वाली वोल्टेज। और दूसरी जो वोल्टेज है दैट इज द बेस एमिटर वोल्टेज। तो बेस एमिटर वोल्टेज जब हम इसको फॉरवर्ड बायस कर देते हैं तो वैसे ही 0.7 वोल्ट्स हो जाता है, वो तो बहुत नॉमिनल है। अब VTH जो वोल्टेज है वो ऑब्वियसली इससे ग्रेटर होती है। So if VTH is much greater than VBE and this resistance which is connected to the emitter of the transistor is much greater than this factor, then the RTH divided by beta DC, only then we can have a stable circuit। तो RE जो है वो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सर्किट में ताकि इसको स्टेबल कर सके। अब उसको भी हम एनालाइज करके देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। कि देखें RTH जो है ये वाली जो है ये तो वैसे ही बहुत आसानी से हमें ये कंडीशन फुलफिल होती हुई नजर आ जाती है। ये कंडीशन तो बहुत आसानी से हम ऑब्टेन कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे तरीके से हमें मिल जाती है। वो कैसे? कि RTH जो है इट इज बेसिकली the parallel combination of R1 and R2। अगर R1 और R2 जो हैं वो पैरेलल में हैं तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली इनसे छोटा होगा, वो तो इन रेजिस्टेंसेस से भी कम हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि दैट इज डिवाइडेड बाय बीटा DC। अब बीटा DC जो है वो कितना हाई वैल्यू होता है कि वो
हमारे आउटपुट को भी इतना एम्पलीफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100 है, 200 है, 300 है, तो एक स्मॉलर क्वांटिटी को हम एक बहुत ग्रेटर क्वांटिटी पे जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो और भी कम हो जाएगा। So if we keep this RE larger, and this is already reduced by the fact that RTH is a parallel combination of R1 and R2, and if further it is divided by a very large quantity. So this quantity is very much reduced. So only then when we get these two values or these two conditions fulfilled, these two conditions satisfied, so this circuit becomes quite stable. So अभी हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि यहां पर हमने RE रखा ही नहीं है, जैसे कि हमने फिक्स बायस में किया था, जब हम RE नहीं रखते हैं तो फिर क्या होता है? जब अच्छा एक चीज और जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि बीटा जो है ना, दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट. If the temperature increases, so the carriers increase. When the carriers increase, so the current increases. When the current increases, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यू है ये इंक्रीज करती है. लेकिन इससे पहले when we put RE is equal to 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? ये वाली जो करंट की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाय RTH डिवाइडेड बाय बीटा DC, लेकिन RE बीच में नहीं रहेगा. ठीक है, तो जो हमारा जो करंट है वो टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा बीटा DC पे. क्यों? क्योंकि ये इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी. बीटा DC ऊपर चला जाएगा और IE will be directly proportional to beta DC or IC will be directly proportional to beta DC. And beta DC is temperature dependent. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बीटा इंक्रीज करेगा. बीटा इंक्रीज करेगा क्योंकि कैरियर्स इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर की वजह से. ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं और कैरियर्स का नंबर इंक्रीज होता है. कैरियर्स इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास करंट इंक्रीज करता है. करंट इंक्रीज करता है यहां पर, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. IE जब इंक्रीज करेगा, एक ग्रेटर क्वांटिटी जब इस क्वांटिटी से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. VCE जब डिक्रीज होगा तो VCE किस तरफ चला जाएगा? ये सैचुरेशन की तरफ चला जाएगा जब डिक्रीज होगा. तो अगर आपको वो ग्राफ याद है, हमारे पास सैचुरेशन का यहाँ पे ग्राफ अगर हो, आप लोगों को याद है सैचुरेशन वाला ग्राफ? जी मैम, वो कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन वगैरह वाला. यस मैम, याद है. एग्जैक्टली जी. मैं वो ओपन कर दूं, ओपन करके बता दूं? जी मैम. अच्छा जी मैम. मैं देखती हूँ. हाँ जी, इसमें यहां पे अगर हम देख लें, देखें VCC अगर स्मॉल हो जाए, IC जब ग्रेटर हो जाएगा और वो इसमें से जब हम VCE में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कम हो जाएगी ना. सो इट विल बी ड्रिवन इनटू द सैचुरेशन रीजन. लेकिन जब IC कम हो जाएगा और वो कम वैल्यू इसमें से वो होगी, कम वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये कट ऑफ रीजन में ड्राइव हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाली बात मैं आपको उसमें समझाना चाह रही हूं कि जब हमारे पास IE की वैल्यू ग्रेटर होगी तो ये वैल्यू हमारे पास कम होगी और ये सैचुरेशन में चला जाएगा. जब IE की वैल्यू, जब टेम्परेचर कम होगा, बीटा DC कम होगा, ये करंट की वैल्यू कम होगी, तो ये ज्यादा वैल्यू होगी, इनका जो डिफरेंस होगा और ये कट ऑफ की तरफ चला जाएगा. तो अगर हम RE को 0 रखते हैं तो हमारा जो Q पॉइंट है, जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट है, जिसको हमने सेट किया हुआ है अपनी एम्प्लीफिकेशन के लिए, तो वो फ्लक्चुएट करेगा और यही इंस्टेबिलिटी होती है.
कि जो हम आईसी बेसिकली हमने स्टेबल क्या रखना है, हमने कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज को हमने स्टेबल रखना है, एंड दैट इज आईसी एंड वीसीई. So see, IE becomes, when IE is 0, so IE becomes totally dependent on beta DC, and Q point does not remain fixed. It fluctuates and it varies. Why? Because the beta varies with the temperature. Is this clear? Is it clear? मैम Yes, जी. ma'am. मैम सिर्फ एक जगह में जरा कंफ्यूजन है, ये VTH के लिए जो आपने KVL अप्लाई किया है, सिर्फ ये सिंबल्स का वो बता दी जरा, बाकी अच्छा, क्लियर है. ठीक है. ये वाला ये थेवेनिन्स वोल्टेज है. एक मिनट, मैंने ये आगे अगली स्लाइड में आप लोगों के लिए और भी आसान करके कर दिया. ये इसको ब्रेक करने से वो सर्किट किस तरह से लगता है और क्या क्या आता है, ये अगली स्लाइड में मैंने कर दिया था. एक मिनट में आपको बताती हूँ. जी मैम अब ये जो वो है कलेक्टर जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ना, कलेक्टर बेस, और ये जो बेस नहीं, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस्ड होगा. और तो आपने तो कहा कि वो हाई वोल्टेज पे है ना. कलेक्टर ना, यस, वो हाई कलेक्टर, ये वोल्टेज, भी मैं आपको इस फिगर में ये भी बता देती हूँ. वो दूसरे में यहाँ ये देखें, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज, ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड हो रही है R1 और R2 में, और यहाँ पे कौन सी वोल्टेज आ रही है इस पॉइंट पे? R1 में जो होगी वही, R2 में जो होगी, R1 में नहीं. कलेक्टर में अगर जाएगा तो कलेक्टर में तो यहाँ से आ रहा है, मैम RC नीचे के इस नीचे वाले डायग्राम में जब आफाफ ने पूछा था कि ये किस तरह ये हाई वोल्टेज होगा, तो आपने कहा कि ये VCC जो है ये हाई वोल्टेज पे है तो फॉरवर्ड हो जाएगा. ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज, वो ये वाली मैं बात कर रही हूँ. ये वोल्टेज जो है ये VCC रहेगा, लेकिन ये जो VTH है, इट इज सम ऑफ द पोर्शन ऑफ VCC. यस, ठीक है, इज दिस क्लियर? यस ये देखिए, इसमें करंट कैसे सेम रहेगा, IE किस तरह IC के करंट की बात देखिए, आप दो चीजें मिक्स कर रही हैं. हमने कहा था कि इसको एक्टिव रीजन में रखने के लिए बीटा और एमिटर को हमने फॉरवर्ड बायस्ड रखना है, और कलेक्टर और बेस और एमिटर को फॉरवर्ड रखना है, और कलेक्टर और बेस को रिवर्स रखना है एक्टिव रीजन में लाने के लिए. आफाफ का जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक ही वोल्टेज सोर्स से हम किस तरह से इन दोनों को फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हैं. और अभी जो इस स्लाइड में जितना कुछ आज जो हमने किया है, वो हमने स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है. वो हमने ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस की हैं. ये हम एक्सटर्नल कैलकुलेशंस कर रहे हैं. एक दफा हमने इनको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में सेट कर दिया with the help of the lower potential and the higher potential at the corresponding terminals. तो उसके बाद की ये बातें हो रही हैं. सही है, ठीक है मैम. आप समझ में आ गया? मैम जैसे ये बीटा की वैल्यू चेंज होगी तो उसके साथ हमारे पास एम्प्लीफिकेशन भी चेंज होगी ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. ये इसीलिए तो वो कट ऑफ में और उसमें सैचुरेशन में चला जाएगा. एग्जैक्टली मैम. ठीक है. अच्छा जी, आफाफ, आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे आंसर हो जाए. आप यही पूछ रही हैं, ये सबस्क्रिप्ट्स की बात पूछ रही हैं, या ये कि ये कहाँ से आए हैं? नहीं मैम, कहाँ से आए नहीं है, मतलब ये जो सिंबल्स वगैरह हमने लगाए हैं ना, IBRTH के साथ पॉजिटिव और VBE के साथ KVL कैसे अप्लाई किए है, ये पूछ रही. हाँ जी. अच्छा, सॉरी, ये देखें, हमने ये वाले मैंने डायरेक्ट इनकी जो VTH है, जो सोर्स वोल्टेज है, वो एक तरफ कर दिया, दूसरा दूसरी तरफ कर दिया. अब ये देखें, इफ वी टेक इट लाइक दिस, वो जो आपका पहला क्वेश्चन था कि अगर हम यहाँ पर इसको ये देखें, ये मतलब इस तरह से होगा. सॉरी, ये हमारा कौन सा है, ये तो एमिटर बायस है.
ये देखें यहां पर जब आएगा सो इट विल बी ये फाइनल जो हमारी फिगर है वो ये थी। इसमें भी मैंने शायद वो वाली फिगर नहीं ड्रॉ की हुई है, सॉरी। ये देखें ये वाली इक्वेशन है, इट्स ईटीएच और वीटीएच। ये देखें जब मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये वाला ले लें और इसको हम यहां पर अटैच करें इसके साथ, इमेजिन करें क्योंकि ये ऊपर जा नहीं रहा है तो इमेजिन करें दिस बी इज कनेक्टेड टू दिस, सो प्लस वीटीएच माइनस आई बी आरटीएच माइनस वीबीई माइनस आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। ठीक है आफाफ, ये बात समझ आइए? जी मैम। ये यहाँ पे प्लस वीटीएच माइनस आई बी आर टी एच माइनस वीबीई माइनस आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। जी मैम अब समझ आ गया। हमने मुझे इस वजह से मसला हो रहा था मैम, मुझे लगा कि यहाँ पे तो माइनस लगाना चाहिए लेकिन वो लगा नहीं था। ये तो हमने 0 के उस साइड पे शिफ्ट कर दिया है। एग्जैक्टली ये शिफ्टेड है, सिर्फ ये वो है। ठीक है, मैंने एक स्टेप बीच में नहीं किया, ये एक स्टेप मैंने मतलब बीच में से वो है तो वो डायरेक्ट हो गया। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, ये एक मुझे एक जगह से ये वाला भी सर्किट मिला था एंड आई रियली लाइक्ड इट कि देखें अगर हम इनको ब्रेक करते हैं, ये सिर्फ मैंने आपकी आसानी के लिए दोबारा जरा यहाँ पर बना दिया है कि ये अगर हम इसको ब्रेक करते हैं यहां से, ठीक है, तो ये सर्किट जो है ये इस तरह से लगेगा और ये वाला सर्किट जो है वो ऐसा लगेगा। और अब आप देखें कि द वोल्टेज अक्रॉस R2 इज द थेवेनिन्स वोल्टेज and this is R2 divided by R1 plus R2 into VCC, sum of the portion of VCC। और यहां पर देखें so VCC यहां पर ये इसको ड्राइव कर रहा है। RTH is the parallel combination of R1 and R2। Is this clear now? मैम ये थेवेनिन वोल्टेज का हमें कहाँ से पता चलता है कि कौन सा वाला थेवेनिन वोल्टेज है? ये देखें आपको मैंने आप लोगों से कहा था कि जरा आप लोग वो थेवेनिन्स वोल्टेज वाला देख लें। आप लोगों ने देखा है? मैं वैसे ये एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अगर वो जो पिछला लेक्चर या जो बुक में जो कुछ है अगर वो आप लोग देखें तो वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सर्किट है ये पूरा, ठीक है, VCC R1 R2 इसी तरह का एग्जैक्टली इसी तरह का हमने एक सर्किट वहां पर किया है और उसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हमने लिए थे। तो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये R2 के अक्रॉस हमारा एक लोड कनेक्टेड है, हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यहां पे हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब जो यहां पर जो वोल्टेज आएगी वो कोई सा भी और थ्योरम आप अप्लाई करके आप यहां पर इसके अक्रॉस वो वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, सुपरपोजिशन करते हैं या नॉर्टन करते हैं, मेश करते हैं, कोई भी करते हैं। एक्चुअली हमारा जो पर्पस क्या है, थेवेनिन कहता क्या है कि मल्टीपल सोर्सेस एंड मल्टीपल रेजिस्टर्स दे कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल सोर्स एंड अ सिंगल रेजिस्टर। ये बेसिक पर्पस है थेवेनिन्स का। तो हमने इस लोड को यहां से हटा के, इस ट्रांजिस्टर को यहां से हटा के, तो यहां पर हमने उसकी इक्विवेलेंट जो वोल्टेज आ रही है दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स व्हेन वी शॉर्ट दिस वोल्टेज सोर्स। ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो ये यहां से इसको जब ओपन कर देंगे ना तो ये आपको बिल्कुल वो वाला थेवेनिन्स का थेवेनिन्स सर्किट लगेगा जो हमने उसमें चैप्टर 7 है या चैप्टर 8 है उसमें हमने किया है फ्लॉयड की बुक में सर्किट्स में। इसको अलग करके देखें एकदम से आपको ये समझ आएगी, इसलिए मैंने कहा था वो वाला जरूर देख लें। बल्कि मैं अभी भी सबसे कहूंगी कि एक दफा प्लीज वो थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो जरा देख लें तो आपको एकदम से ये समझ आ जाएगी, ठीक है।
इज दिस क्लियर? लेकिन ये वाली बात समझ में आई है कि किस तरह से ये दो सर्किट्स में ऐसे दो लूप्स में किस तरह से डिवाइड होता है। ये मुझे एक जगह से बहुत अच्छा ये वो मिल गया था, तो मैंने कहा था मैं आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि ये बहुत क्लियर विजन दे रहा है कि किस तरह से ये वोल्टेज जो है ये आउटर लूप बन रहा है और ये इनर लूप बन रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। जी मैम, अगर ये R1 और R2 के बीच में जो जंक्शन है, इसको अगर ओपन कर ले तो फिर तो R1 और R2 सीरीज में होगा ना? नहीं, इसको हम शॉर्ट करेंगे ना, वो वाला होगा, क्योंकि यहां पर आपने वोल्टेज मालूम कर ली, VTH तो यहां पर अपेयर हो रही है ना, थेवेनिन्स वोल्टेज। और आपको याद है कि थेवेनिन्स वोल्टेज जब हम फाइंड करते हैं तो ऑपोजिट साइड से सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं, फिर हम ऑपोजिट साइड से उसको देखते हैं, तो फिर वो हमें पता चलता है कि ये क्या कॉम्बिनेशन अब आ रहा है। डू यू रिमेम्बर? ये सोर्स तो तब नहीं रहता, उस वक्त आपके पास तो वोल्टेज यहां आ रही होती है। जी, यही मैं कह रही हूँ, एक दफा आप लोग प्लीज ये वो थेवेनिन्स थ्योरम देख लें, और फिर इसको हम फर्दर जब सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम ये दोनों वोल्टेजेस, ये वोल्टेज और RTH फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है फाइनली। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। अच्छा जी, अब ये था हमारा सारा जो ट्रांजिस्टर्स का था, अब यहां पर वो सब खत्म हो गया। ठीक है, एक चीज मैंने समराइज करने के लिए लिखा है कि हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। की पॉइंट्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हमने क्या किया था, उसकी कंस्ट्रक्शन की है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल किया है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स किया, NPN और PNP। ठीक है, फिर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देखी। इनिशियली जो हमने की थी वो कॉमन बेस की थी, लेकिन हमने ये कहा था कि जो कॉमन एमिटर है उसको हमने स्टडी भी किया है, और हम ये भी कहते हैं कि वो मोस्ट कॉमनली मोस्ट वाइडली यूज होता है। तो जब वो बहुत ज्यादा यूज होता है तो हमने उसी को ही आगे कंटिन्यू रखा है। फिर हमने इसी के ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके इनपुट आउटपुट देखा, उस पे हमने क्वेश्चन पॉइंट देखा, हमने ऑपरेटिंग पॉइंट भी उसको कहते हैं वो देखा, हमने सैचुरेशन रीजन देखा, हमने कट ऑफ रीजन देखा, हमने एक्टिव रीजन देखा। फिर हमने उस पे लोड लाइन ड्रॉ की। हमने दोनों सैचुरेशन और कट ऑफ पॉइंट्स पे एक दफा IC को 0 करके, एक दफा VCE को 0 करके हमने उसके ऊपर लोड लाइन ड्रॉ की। लोड लाइन ने जहां जहां पर भी उसके थर्ड पैरामीटर को इंटरसेक्ट किया, वो वाले पॉइंट्स हमने लेके, तो हमने ये भी देखा कि कहां पर हमारे पास मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन आती है। उसके बाद और जहां पर ये जहां पर हम इसको कलेक्टर बेस को हम करते हैं रिवर्स बायस्ड, और बेस एमिटर को करते हैं फॉरवर्ड बायस्ड, इसको नॉर्मल बायसिंग कहते हैं। यही लेकर चले हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए। फिर हमने उसका मिड बायस पॉइंट देखा कि वहां पर हमारे पास एम्प्लीफिकेशन जो है वो मैक्सिमम आती है। फिर हमने कहा कि हमने तो एक तरह की उसकी बायसिंग देखी, हम कह रहे थे कि आखिर DC बायसिंग के साथ फायदा क्या होता है और DC बायसिंग होती क्या है। तो बेसिकली वो इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज को एक खास पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं ताकि हमें उससे एम्प्लीफिकेशन मिल सके, और उसी के जरिए हम एम्प्लीफिकेशन के अपने पॉइंट्स जो हैं वो सेट कर लेते हैं। फिर हम उसको इनपुट सिग्नल देते हैं ऑल्टरनेटिंग, और आउटपुट सिग्नल एम्प्लीफाइड फॉर्म में ऑल्टरनेटिंग सिग्नल देते हैं। और फिर सबसे आखिर में हमने 3 तरह की बायसिंग टेक्निक्स की हैं, और उसमें से जो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है उसको हम कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और कहाँ पर और क्यों यूज होता है? क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके जो आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCE जो हैं ये स्टेबल रहते हैं। और क्यों स्टेबल रहते हैं?
क्योंकि RE जो है वो दैट इज मच ग्रेटर देन RTH बाय बीटा DC। ये आज हमने स्टडी किया है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब हमने आज स्टार्ट करना है FETs, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। अच्छा जी, अभी तक आप लोग कर रहे थे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और आज हमने स्टार्ट करना है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये सबको नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है। इसमें हमने लर्न क्या करना है, इसमें है क्या जो हमने करना है FETs में। एक तो सबसे पहले इसका देखेंगे कि इसकी BJTs के साथ सिमिलैरिटीज क्या है, इसके डिफरेंसेस क्या है, और इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर जब टाइप्स पे बात आएगी तो टाइप्स में हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन, हर टाइप की कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसके सिंबल्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये देखें, फील्ड इफेक्ट में सबसे पहले हम कहते हैं कि उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस विद BJTs क्या हैं, एप्लीकेशंस उसकी क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं। जब टाइप्स पे बात आएगी फिर हम उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, सिंबल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे हर टाइप्स की। अच्छा, अब देखते हैं कि यहां पर जो इसकी जो सिमिलैरिटीज हैं, सबसे पहले ये देखें कि BJT जो है दैट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। सिमिलरली FET इज ऑल्सो अ 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। इसके कौन कौन से टर्मिनल्स हैं? दिस इज बेस, कलेक्टर एंड एमिटर, ठीक है। यहां पर बात आ जाती है इट्स गेट, ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है। और करंट से हम BJT को जो हम करंट देते हैं एट द इनपुट और एट बेस, this current controls the output current. So for that matter, BJT is called a current controlled device. However, at FET, this VGS or the voltage applied between the gate and the source, that basically controls the output current, which is the drain current, and this is called the voltage controlled device. So the first difference is that BJT is a current controlled device and FET is a voltage controlled device. That is the major difference between the two. ये देखें, यही कि बीटा IC is beta times IB, ठीक है। और this ID is a function of VGS। ये हम आगे फिर करेंगे कि कैसे फंक्शन है और किस तरह से VGS जो है वो इसको कंट्रोल करता है। हमने जो ट्रांजिस्टर्स, हमने जो BJTs किए हैं उसमें सारा कुछ हमारा रिवॉल्व करता था अराउंड द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। यहां पर FETs में सारा कुछ रिवॉल्व करेगा अराउंड द गेट सोर्स वोल्टेज एंड द ड्रेन करंट, ठीक है। फिर एक और जो हम इसके मतलब करते हैं, जो अंडरस्टैंड करना होता है वो ये होता है कि BJT जो है दैट इज अ बाइपोलर डिवाइस, व्हाइल FET इज अ यूनिपोलर डिवाइस। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसमें होल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास NPN या PNP होता है।
जबकि FETs में हमारे पास यूनिपोलर होते हैं, या तो होल्स होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसमें एक चैनल होता है जिसके जरिए से करंट जो है वो फ्लो करता है, एंड दैट इज आइदर N channel which has majority carriers as electrons, or it is a P channel which has majority carriers as holes. ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक मैम ये यूनिपोलर का समझ नहीं आया हमारे पास, मतलब ये आगे अफाफ, ये आगे काफी डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे जब इसकी कंस्ट्रक्शन आएगी ना, तो उसमें, और जब हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उसके साथ जो करंट पे इफेक्ट होगा, वो सारा कुछ आपको उसमें समझ आएगा। ये अभी हम सिर्फ और सिर्फ जी मैम एफईटी में मतलब एक ही टाइम पे या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर सिर्फ होल्स होंगे, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते जिस तरह बीजीटी में होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये आफाफ ये बहुत ज्यादा क्लियर हम मैं अभी आगे कुछ वो आती हैं, ये हम काफी डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैं इनिशियली आपको बता रही हूँ कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या उसकी सिमिलैरिटीज हैं। यस मैम, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे मैं जरा सिमिलैरिटीज को एक दफा समराइज कर दूं। इट्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस, इट कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्विचिंग डिवाइस, और इसके जो इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स ये इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बताती हूँ वो क्या होते हैं। अच्छा, फिर यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। FETs आर voltage control devices and BJTs are current control devices. This has a higher input impedance and this has a lower input impedance. FETs are less sensitive to temperature and BJTs are very sensitive to temperature, जैसे अभी हमने स्टेबिलिटी का इशू देखा है। तो इसका ये मतलब है कि if these BJTs are unstable because of the temperature, so FETs are more stable, ठीक है। जो FETs हैं, जब अप्लाइड सिग्नल इसको मिलता है तो ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स द अप्लाइड सिग्नल। और जो BJTs हैं, दे आर लेस सेंसिटिव, वो उनका रिस्पॉन्स कम होता है। These FETs are unipolar devices and BJTs are bipolar devices. अब जो FETs हैं वो हमारी जो यूज होती हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स को स्मॉलर साइज में हमें दे सकती हैं, जबकि BJTs में लार्ज साइज आईसीज होती हैं, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है, लेकिन दीज आर द मेजर डिफरेंसेस, but the main differences are that FETs are the voltage control devices while BJTs are the current control devices. हम जब FETs को completely study कर लेंगे तो फिर आप लोगों को ये बात समझ आएगी कि वो करंट से कैसे कंट्रोल हो रहा है और ये वोल्टेज से कैसे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक चैनल होता है जिसमें एक तरह के कैरियर्स होते हैं और वही पार्टिसिपेट करते हैं टुवर्ड्स द करंट, एंड दैट इज कॉल्ड द यूनिपोलर डिवाइस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिपोलर डिवाइस। और इसमें आपका NPN होता है, आपके मेजॉरिटी भी होते हैं और माइनॉरिटीज भी होते हैं, तो इसमें दोनों जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है इसकी टाइप्स। टाइप्स में सबसे जो मैं आपको यहां पे बता दूं, ये वाला, ये देखें, FET is divided into 2 classes. One is the junction field effect transistor and second is the MOSFET, the metal oxide semiconductor field effect transistor.
this is further, JFET is further divided into two classes or two types. One is the N channel and the other is a P channel. MOSFET जो है वो फर्दर किन दो टाइप्स में डिवाइडेड है? डिप्लीशन MOSFET and enhancement mode MOSFET. Depletion D MOSFET और enhancement E MOSFET. ये फिर आगे डिवाइडेड होते हैं किसमें? N चैनल में और P चैनल में. और E MOSFEट फर्दर किस में डिवाइडेड होता है? N चैनल में और P चैनल में. ठीक है, ये देखें, ये और भी इसको एक्सप्लिसिटली ये यहाँ पर एक और वो है इसी की डिविजन with their proper names. Field effect transistor, junction field effect transistor and metal oxide field effect transistor. ये N चैनल हो गया, ये P चैनल हो गया. ये इलेक्ट्रॉन्स से गवर्न होगा. इस चैनल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इस चैनल में होल्स होंगे. ठीक है, एक्चुअली वही वाली बात होती है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि हम पीछे बीजेटीज में कर चुके हैं. और ये जो चैनल होता है ये बेसिकली कंडक्टिंग पाथ होता है. ठीक, अब इसमें जो है ये एनहांसमेंट को हम कहते हैं NMOS. दिस इज N मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एनहांसमेंट टाइप. ठीक है, और PMOS P मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एनहांसमेंट टाइप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ये होगा, इसका पूरा नाम इस तरह से होगा. N चैनल और P चैनल, N चैनल P चैनल, इनको NMOS और PMOS भी कहते हैं. अगर ये MOSFET की टाइप्स हैं तो उनको NMOS PMOS कहेंगे, लेकिन ये NMOS एनहांसमेंट टाइप, PMOS एनहांसमेंट टाइप, NMOS डिप्लीशन टाइप, PMOS डिप्लीशन टाइप होगा. इस तरह से इनके नाम होंगे. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? यस मैम. यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम. एनी कंफ्यूजन? ये इनके पूरे नाम दिए गए हैं. और इसमें एक टाइप और भी होती है जिसको मेटल सेमीकंडक्टर FET कहते हैं. और ये जो हम जो पढ़ रहे हैं, एक हम JFET कर रहे हैं, एक हम MOSFET कर रहे हैं. मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसकी ये दो टाइप्स करेंगे. ठीक है, अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अब जो JFET है, JFET हो, MOSFET हो, BJT हो, कोई भी हो, दैट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस. लेकिन इनकी जो नाम है BJTs के और FET के, FET के, इनके जो टर्मिनल्स के नाम है वो बेसिकली डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अब यहां पर देखें, ये है ड्रेन, वो डिनोट किया जाएगा D से. सोर्स है वो डिनोट किया जाएगा S से. गेट है वो डिनोट किया जाएगा G से. और सोर्स विल बी कनेक्टेड टू एन N चैनल एंड गेट विल बी कनेक्टेड टू द P चैनल. ये इसकी कंस्ट्रक्शन में ऐसा होगा. ये देखें, यहां पर है दो टाइप्स के हमारे पास वो मौजूद हैं JFET. इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी जो डायग्राम है वो इस तरह से होगी कि बेसिकली ये एक ये वाला चैनल है जो मैं आपसे कह रही हूं कि जो करंट जो फ्लो करेगा दैट विल फ्लो फ्रॉम द सोर्स टू ड्रेन, कन्वेंशनल करंट जो होगा. ठीक है, या अगर हम N चैनल लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करेंगे टुवर्ड्स द ड्रेन, और जो कन्वेंशनल करंट होगा वो होगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे टुवर्ड्स द ड्रेन, और जो कन्वेंशनल करंट होगा वो होगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. और ये देखें कि यहाँ पर जी, फिर ये कैसे यूनिपोलर हो गया? ये तो दोनों से अलाउ कर रहा है.
दोनों क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं और हम कन्वेंशनल करंट भी उसको स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, ये हम उसमें तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर्स थे, यहाँ पर आपके पास सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। लेकिन हम उस तरह से कहते हैं, अगर आप पी चैनल ले लें तो हम यही कहते हैं ना कि उसमें जो होल्स की डायरेक्शन होती है वो और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ते हैं तो वहां पर होल्स क्रिएट होते हैं ना, सो इट्स इन द अदर वे, इट्स इन अदर वर्ड्स वो हम ये कहते हैं कि ये कन्वेंशनल करंट होगा। ये एनपीएन और पीएनपी में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। डू यू रिमेम्बर दैट? इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होंगे, ये बस याद तो रखो। क्लियर है, लेकिन हम जो कहते हैं कि ये यूनिपोलर है और बाइपोलर है, तो वो फिर इस सेंस में नहीं होगा कि इसमें तो नहीं, अच्छा बस आप इसको फिलहाल छोड़ दें। ये जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से चैनल बनता है और किस तरह से गेट सोर्स वोल्टेज जो है वो ड्रेन और सोर्स वो जो ड्रेन करंट को इफेक्ट करता है, उसमें फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस वक्त जो है सिर्फ ये है कि ये इसका ड्रेन है, ये इसका सोर्स है, और ये चैनल जो है इसमें सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, ये याद रखें। ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका फ्लो होगा, और यहां पर आप कहते हैं कि यहां पर होल्स का फ्लो होगा। ठीक है? और ये जो है, जो एन चैनल होगा उसमें जो हम कुछ डोपिंग करेंगे, ये बेसिकली ये सिलिकॉन वेफर है जो कि उसमें हमने डोप किया है, पी रीजन्स हमने उसमें डोप किए हैं, कुछ कंट्रोल्ड हमने उसमें डोपिंग की है, पी टाइप हमने किया है। इसमें हमने कौन सा वाला किया, और ये बहुत हैवी डोपिंग होती है। पी टाइप रीजन्स हमने इसमें क्रिएट किए हैं। दिस इज डन ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन, एंड व्हेन वी यूज अ पी चैनल तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें एन रीजन्स जो हैं वो डोप किए जाते हैं। ठीक है? सो दिस इज द ड्रेन, गेट एंड सोर्स। और एक बात याद रहे कि ये जो दोनों जो रीजन्स हैं, पी रीजन यहां पर भी और यहां पर भी, ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ये इस तरह से होता है कि जैसे ये जो है ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ये जो होंगे ये आपस में कनेक्टेड होंगे इंटरनली। इसलिए गेट का जो कनेक्शन लिया जाता है वो एक पॉइंट से लिया जाता है। ठीक है? इज इट क्लियर? मैम जी मैम, तो ये मतलब ये जो पी वाला है इसमें सिर्फ होल्स ही एक साइड से दूसरी साइड पे आते जाएंगे, तो फिर ये देखें, अभी फरियाल इसको काफी डिटेल में हमने पढ़ना है। ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक मुझे आपके सारे क्वेश्चन जो हैं इन सारों के आंसर्स मिलेंगे, मैम इन वो सारों के सही है, answers मौजूद। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ना कि जो आपने है दो डायग्राम्स बनाए, मतलब एक में दोनों पी पी है और दूसरे में दोनों एन एन है ना, तो एन तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करेंगे और जो पी चैनल होगा वो होल्स को ना। तो दोनों जब पी से एक पी से दूसरी पी की तरफ कनेक्शन चला गया और एन एक एन से दूसरे एन की तरफ, तो ये पी टू पी सिर्फ मतलब वो ही जाएंगे ना, होल्स आएंगे मतलब जाएंगे, और इस तरह एन में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो सिर्फ आपस में आते जाएंगे, तो इसका क्या फायदा? मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। नहीं, अभी आप ना कंफ्यूज हो, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये हमने काफी डिटेल में पढ़ना है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। जो करंट फ्लो करेगा ना वो ड्रेन से सोर्स की तरफ करेगा। अगर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास बीजेटी में जो था वो क्या था, वो था कलेक्टर, एमिटर से कलेक्टर की तरफ जा रहा था। ठीक है? लेकिन उसके रास्ते में क्या था, उसके रास्ते में एक एन रीजन भी आ जाता था, आता था कि नहीं आता था? जी मैम। उसके रास्ते में आता था। ये इसके रास्ते में नहीं आ रहा, इसके रास्ते में कुछ भी नहीं है, इसके रास्ते में सारा का सारा पी टाइप मटेरियल है। तो ये एन इसके से रास्ते एन में की सारा तरफ का जो आपने सारा लाइन N बनाई है, जी, ये जो एन से एन की तरफ और पी से पी की तरफ जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, तो ये किस चीज को मतलब आपने शो किया? ये ये इंटरनल कनेक्टेड है। ये नहीं, ये कनेक्शन है, ये इंटरनल कनेक्शन है।
ओमिक कॉन्टेक्ट्स हैं, ये डिफ्यूजन नहीं है। ये मतलब आपस में इनका कोई वो होगा, कोई होल्स या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे कनेक्शन में? नहीं नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ कनेक्टेड है कि अगर हम यहाँ पर कुछ अप्लाई करें इस जगह पे तो वो ऑटोमेटिकली वही वाले जो सोर्स होगा या जो टर्मिनल्स होंगे वो इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। यानी इसका गेट, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक्सटर्नली कनेक्टेड है। यानी गेट जो मतलब जिस तरह पीछे वाले में बेस होता था, तो गेट यहाँ पे एज ए बेस वो होगा, काम करेगा। जी, लेकिन अगर आपको याद हो, अगर मैं इसके साथ ये बना दूं, ठीक है, लेट्स से दिस इज द एमिटर, राइट, this is base and this is collector। ठीक हो गया? जी मैम। अब देखिए करंट कहां से जा रहा था, एमिटर से कलेक्टर की तरफ जा रहा था, ऐसे उसकी डायरेक्शन थी, राइट। यहां पे हम कहते हैं कि ड्रेन से सोर्स की तरफ जाता है, राइट, हम इसको ये कहते हैं कन्वेंशनल करंट जो है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक देखें तो वो ऑब्वियसली सोर्स से ही ड्रेन की तरफ जाएगा, जैसे हम कहते थे कि एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाता है। लेकिन अगर वो पीएनपी होता था तो हम कह रहे थे कि नहीं, हम फिर इसको दूसरी उसमें कंसिडर करेंगे कि कलेक्टर से एमिटर की तरफ जा रहा था, हालांकि ऐसा तो नहीं था। लेकिन बहरहाल यहां देखें इस चैनल में आपको दरमियान में यहां पे क्या कोई रीजन नजर आ रहा है? ये था, लेट्स से इट इज पी, इट इज एन, पीएनपी इट और इज एनपीएन जो मटेरियल्स थे। जी। यहां पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई भी दूसरे कैरियर्स नहीं होंगे, सिर्फ एक ही टाइप के कैरियर्स होंगे। यहां पर तो इसके पास ये पी एन पी और रीजन्स भी बीच में थे, तो वो माइनॉरिटी भी वो रोल प्ले कर रहे थे और मेजॉरिटी भी कर रहे थे। यानी यही जो मैं कह रही बीजीटी, हूँ। मैम जो बीजीटी ट्रांजिस्टर होंगे वो 2 टाइप मटेरियल से बने होंगे, और जो एफईटी होंगे ये सिर्फ मतलब इसके टाइप्स होंगे, लेकिन हर टाइप एक ही मटेरियल से बना होगा। एग्जैक्टली एक चैनल होगा, चैनल के नाम पर ही उसकी टाइप डिसाइड होती है। यस मैम, अभी समझ आ गया। इसको हम ये नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं एन चैनल और पी चैनल। हम इसको पीएनपी या एनपीएन इसीलिए नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पी मटेरियल होगा और दूसरे में सिर्फ एन मटेरियल होगा। एन मटेरियल होगा, उसके अंदर कुछ ये जो है ये कंट्रोल्ड डोपिंग जरूर होगी ये वाली, लेकिन ये उसका रास्ता नहीं खराब करेगी, उसके रास्ते में नहीं आएगी। यस मैम, सही है। उसके रास्ते को कंट्रोल जरूर करेगी। ये रीजन्स कंट्रोल वो कैसे करेंगे ये अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसका लेआउट बता रही हूँ। यस मैम, सही ये है। सारा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जी मैं मैम। सिर्फ आपको लेआउट बता रही हूँ उसका। इज दिस क्लियर? यस मैम। अभी यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसको सिर्फ फिलहाल एज इट इज ले लें। जिस वक्त आप ये इसके चैनल में फ्लो ऑफ करंट जो है जब वो आप देख लेंगे ना, और इसको कंट्रोल करने के तरीके को जब आप समझ लेंगे, तो उसके बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। यस मैम, सही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनकी वो है, कंस्ट्रक्शन है। यस मैम, समझ आ गई है। थैंक यू। अच्छा, एक मिनट। मौजूद कौन कौन है? रऊफ, आप मौजूद हैं? अब्दुल रऊफ? Yes, ma'am. असद, वेयर इज असद? आदिल, आदिल खान? आदिल खान?
Yes, yes. आदिल खान, आप प्रेजेंट हैं? जी मैम, जी प्रेजेंट हूँ। ये तो अब्दुल रऊफ बोल रहे हैं, आदिल खान कहाँ हैं? आप माइक बंद करें अपना, रऊफ। शायान, जरा इनका नाम भी नोट कर लें, इफ शायान इज प्रेजेंट। यस मैम। ठीक है। फरहान, आर यू प्रेजेंट? यस मैम, यस मैम। ठीक है। फवाद ने तो वो चैट में जवाब भी दिया था। हारून? यस मैम, हजरत करीम? मैम मेरा नाम शायान है, ये मेरे अब्बू का नाम है। तो मुझे क्या पता, अपना नाम ठीक करे ना यहाँ पे। सही है मैम, लेकिन वो अटेंडेंस में अगर कोई मसला हो नहीं तो ये फिर मैम। नाम सही करें, मैं तो उसमें ढूंढ रही हूँ कि हजरत करीम कौन है। मैम ये वो अब्बू का मोबाइल है मेरे पास, वो लैपटॉप है लेकिन मोबाइल नहीं है इसलिए। ठीक है। जुनेद खान? यस मैम। मोहम्मद हाशिम? मोहम्मद हाशिम? सईद ने तो पहले भी बात कर ली हुई है। शाह फैसल? यस मैम। शहाब? शहाब अहमद? शायान तो मौजूद हैं। तैयब शाह? प्रेजेंट मैम। ठीक है। अच्छा जी, ये आज बहुत कम नहीं है हाशिम अटेंडेंस? प्रेजेंट थे मैम। ठीक है। हाशिम को किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि अटेंडेंस लग रही है? नहीं, उसने मैसेज में बताया, कहते माइक्रोफोन खराब किया है। अच्छा। और ये है कि हमारा आज अटेंडेंस बहुत कम नहीं है? मैम सारे पढ़ रहे हैं। मैम दरअसल यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली है इसलिए